हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी एक बहुत ट्रेंड चल रहा है। आप कई लोगों से ऐसा सुने भी होंगे कि ETF म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड और ETF की वास्तविकता को गौर करेंगे तो दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयाँ भी हैं और दोनों की अपनी अपनी खराबियाँ भी हैं। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड और ETF को मिला के हम लोग एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए और किस कैटेगरी के लोग के लिए किस टाइप का बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, किनको अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ज्यादा रखना चाहिए, किनको किस बेसिस पर म्यूचुअल फंड और ETF में अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन वेरी करना चाहिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपने लिए म्यूचुअल फंड और ETF को मिला के एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकें। यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ज्यादातर लोग जो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतर है ETF। आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है चार्जेज, यानी कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के बारे में थोड़ा बात कर लें तो अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 1 रुपया काट कर सिर्फ 99 रुपया ही आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड और ETF दोनों में लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है और ETF के केस में कम होता है। और दूसरी चार्जेस का जो हम लोग बात किए वो एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप लगभग 1 साल से पहले, जो कि अलग अलग फंड में अलग अलग भी होता है, तो अगर आप उस फिक्स ड्यूरेशन से पहले अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है और ETF के केस में आपको ये एग्जिट लोड नहीं पे करना होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो ये चार्जेज अट्रैक्ट करता है कि म्यूचुअल फंड के केस में ये चार्जेस ज्यादा लगता है और ETF के केस में ये चार्जेस कम लगता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करता है वो है कि ETF को आप लाइव मार्केट में भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन मिला तो आप उस समय लाइव मार्केट में भी बाय कर सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो मेनली ये 2 रीजन, पहला चार्जेज और दूसरा लाइव मार्केट में खरीद सकते हैं, इसके कारण लोग ETF को बेहतर कहते हैं। और ये सही बात भी है, लेकिन ETF का खामियां भी है, क्योंकि ये ETF सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स कहने का मतलब है कि निफ्टी 50 का इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, मिड कैप का इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स और भी इंडेक्स जैसे कि चाइनीज कंपनियों का इंडेक्स, अमेरिकन कंपनियों का इंडेक्स। तो ये सब सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है और यहाँ पर कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है। जो कंपनियां इंडेक्स में प्रेजेंट होती हैं उन्हीं में बिना दिमाग लगाए हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ हम लोगों को रिटर्न इंडेक्स के अनुसार ही मिलता है। और यहाँ ETF के केस में एक और खामियां होता है कि इसमें लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। आप लाइव मार्केट में ETF को खरीद तभी पाएंगे जब कोई ETF बेचने वाला होगा, और इसी तरीके से आप अपने ETF को बेच तभी पाएंगे जब कोई ETF को खरीदने वाला होगा। यानी कि उसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगा तो आप फंस भी सकते हैं। तो ETF को चुनते समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात में से एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि उसमें यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी हो। यहाँ आप पहले के कंपैरिजन में देखेंगे ETF में तो लिक्विडिटी अब बहुत बढ़ा है, लेकिन फिर भी ETF को चुनते समय आप लिक्विडिटी का ध्यान जरूर रखिएगा। और ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम म्यूचुअल फंड के केस में नहीं होता है। आप जब भी चाहें अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने का जिम्मेवारी AMC का होता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। तो इसमें आपका पैसा फंसने का डर नहीं होता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मार्केट में एक्टिव नहीं है, ETF को चुनते समय अच्छा खासा लिक्विडिटी वाले ETF को नहीं चुन सकते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को ट्रैक करते हैं और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहते हैं, तो आप इसका फायदा ETF में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। क्योंकि ETF को तो आप लाइव मार्केट में तो बाय कर सकते हैं ना। यहाँ तक में तो आपको ये बात क्लियर हो रहा होगा कि म्यूचुअल फंड और ETF के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, यानी कि किसमें क्या अच्छाई है और क्या खराबी है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड में भी क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि म्यूचुअल फंड मेनली 2 कैटेगरी के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। तो पैसिव म्यूचुअल फंड की तो यहाँ हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स फंड होता है और वो भी इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न देता है। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF दोनों के कंपेरिजन में मार्केट में एक्टिव लोगों के लिए ETF अच्छा होता है, तो उनके लिए ETF अच्छा हो सकता है। और जो लोग मार्केट में एक्टिव नहीं रहते हैं तो वो इंडेक्स का म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ अपने सुविधा अनुसार दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ मेनली हम लोग बात करते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में। अब क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्टिव फंड मैनेजर मौजूद होता है और वो अपना स्किल्स और टैलेंट को यूज करके अच्छा खासा अल्फा जनरेट करता है, यानी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न देता है। हाँ, यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये सही भी है। आप खुद से भी इस बात को सोच के देखिए कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी चार्जेस ले भी रहा है और इंडेक्स से कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न बना के दे रहा है, तो हम लोगों को एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं, तो उसके बदले में हम लोगों को बेहतर रिटर्न भी तो मिल रहा है।
यहाँ पर और भी फायदा होता है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड के केस में फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होता है कि वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने जरूरत के अनुसार कैपिटल को शिफ्ट भी कर सकता है। तो एटलीस्ट हम लोगों को फ्लेक्सी कैप फंड के केस में इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि मार्केट क्रैश कर जाएगा तो हमारे पैसे का क्या होगा, और अगर मार्केट बुलिश होगा तो उस समय कैपिटल का एलोकेशन किस टाइप से करके रखना चाहिए, उसका हम लोगों को चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो काम फंड मैनेजर संभाल रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों को एक्टिव फंड चुनना चाहिए। तो यहाँ तक में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से कैटेगरी का म्यूचुअल फंड को क्यों चुनना चाहिए और ETF को भी अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करना चाहिए। यहाँ हम लोग अभी तक बताए गए बातों को समअप करें तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका चार्जेस कम लगे, आप ये भी चाहते हैं कि आप लाइव मार्केट में बाई कर सकें और आप अच्छा खासा लिक्विडिटी वाले ETF को चुन सकते हैं, मार्केट में आप एक्टिव भी रहते हैं, तो आपको इन सब कारण से ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के स्किल्स का बेनिफिट लेने के लिए और फंड मैनेजर अच्छा खासा अल्फा जनरेट कर सके, यानी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न दे सके और सेलिंग के समय लिक्विडिटी का झमेला AMC संभाले, तो आपको इन सब कारण से म्यूचुअल फंड्स के एक्टिव फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके जानकारी के लिए और भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे जैसे आप लार्ज कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका रिस्क तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ता है और फंड मैनेजर का अल्फा जनरेट करने का एबिलिटी भी बढ़ता है, क्योंकि लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ नंबर ऑफ कंपनियां बढ़ता जाता है। जैसे कि लार्ज कैप के केस में टॉप के 100 कंपनियां होते हैं और मिड कैप के केस में टॉप के 100 कंपनी को छोड़कर उसके बाद के 150 कंपनियां होते हैं और स्मॉल कैप के केस में बाकी की कंपनियां होते हैं। यही कारण है कि जैसे जैसे आप लार्ज कैप से स्मॉल कैप की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आपको आपका फंड मैनेजर बेहतर अल्फा जनरेट करके देता है, यानी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लार्ज कैप के कंपैरिजन में स्मॉल कैप फंड में उनके इंडेक्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैप के केस में बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सबसे सही तरीका यह है कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें और गोल सेट करने से कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है और टाइम होराइजन कितना रहेगा और हम कितना रिस्क ले सकते हैं वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम लोगों को 5 या 7 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा प्रोपोर्शन स्मॉल कैप में भी रख सकते हैं, क्योंकि टाइम होराइजन जितना ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में रिस्क उतना कम हो जाता है और प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिलता ही है। और अगर टाइम कम है तो फिर उसके हिसाब से हम लोगों को फिर लार्ज कैप की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन को ज़्यादा रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपने कैपिटल का एलोकेशन कर सकते हैं। आपके पास जैसा टाइम है उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते समय अपने एज का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभी अगर आपका एज कम है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा प्रोपोर्शन स्मॉल कैप में रख सकते हैं, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप से लार्ज कैप की ओर शिफ्ट करना चाहिए। और अगर आप 45 या 50 के एज में हैं तो आपको अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन लार्ज कैप की तरफ रखना चाहिए। और अगर आप 60s के हैं, आप रिटायर कर चुके हैं, स्मॉल कैप को तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपको अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रोपोर्शन फ्लेक्सी कैप फंड में भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, और हर इंसान का अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, अपना अपना फाइनेंशियल स्टेटस होता है। तो अलग अलग इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्रोपोर्शंस अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए या फिर अपने सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय एक और बात का ध्यान रखा जा सकता है, वो है मार्केट का वैल्यूएशन। अगर मार्केट का वैल्यूएशन हाई है तो उस समय अपने इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा रखना चाहिए। और जब मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ रहता है, मार्केट में क्रैश आया हुआ रहता है, तो वैसी सिचुएशंस में अपना इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन को स्मॉल कैप की तरफ बढ़ाना बेहतर होता है। और ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न जनरेट करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ से हम लोग मार्केट में इन्वेस्टिंग कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 2 बात का ध्यान रखना होता है। पहला, टाइम। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अमाउंट स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की तरफ करना चाहिए। और दूसरा, मार्केट का वैल्यूएशन। अगर मार्केट का वैल्यूएशन हाई है तो आपको ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। और अगर मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता है, यानी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है या क्रैश हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप की तरफ करना चाहिए। तो यहाँ तक में आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में कौन कौन से कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुनना हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले एक फ्लेक्सी कैप फंड चुनना ही चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड के केस में हमारा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होता है और इसमें फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम होता है कि वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमारे कैपिटल को बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकता है।
और नेक्स्ट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, क्योंकि इन फंड के केस में फंड मैनेजर हम लोगों को बेहतर अल्फा जनरेट करके दे पाएगा। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड और एक या दो स्मॉल कैप फंड। यहाँ दो स्मॉल कैप फंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल कैप बहुत ब्रॉड है और यहाँ बेहतर अल्फा जनरेट करने के लिए दो फंड चुनना बेहतर हो सकता है। तो बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम लोगों को ये 3 म्यूचुअल फंड का कैटेगरी जरूर चुनना चाहिए और इतना सफिशियंट भी है। और अब बात करते हैं ETF का। तो ETF में मेनली निफ्टी 50 का ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF, मिड कैप का ETF और स्मॉल कैप का ETF, ये 4 ETF में से अपने ज़रूरत के अनुसार 2 ETF चुन सकते हैं। ज़्यादा भी चुनने का इच्छा है, अगर ज़रूरत है तो चुन सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। और अगर फॉरेन कंपनियों के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अमेरिकन कंपनियों के ETF और चाइनीज़ कंपनियों के ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से 6 कैटेगरी का बताए गए ETF में से कोई 2 या 3 ETF चुन सकते हैं और ETF और म्यूचुअल फंड को मिला के टोटल 6 या 7 में इन्वेस्ट करना सफिशियंट है। और मुझे लगता है कि ये 6 या 7 में इन्वेस्ट करने से हमारा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखे हैं तो आप म्यूचुअल फंड और ETF को मिला के एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए सक्षम हो गए होंगे। और अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोबारा वीडियो देखने से आपका नॉलेज और बेहतर और क्लियर होगा। आपको वीडियो पसंद आया है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।